दोस्तों आज मैंने देखी क्या कहूँ बॉलीवुड का जॉन विक। हफ्ता भर पहले मैंने देखी थी हॉलीवुड का जॉन विक। तो आप या तो हॉलीवुड के जॉन विक को कह सकते हो हॉलीवुड का भोला, या बॉलीवुड के भोला को कह सकते हो बॉलीवुड का जॉन विक। दोनों फिल्मों के लक्षण लगभग एक जैसे हैं। दोनों के दोनों हीरो एक फाइट सीन में कम से कम 250 लोगों के नीचे तो मारते नहीं हैं कि भाई कम से कम 250 लोग आके लड़ेगा तो हम लड़ेंगे। और दोनों की कहानी की सेंस बिल्कुल उतनी ही है जितनी भोला में उतनी ही सेंस है जितनी जॉन विक में थी, जॉन विक में उतनी सेंस है जितनी भोला में थी। और ये मेरा ओपनिंग व्यू है इन दोनों बॉलीवुड के जॉन विक के बारे में। और ये फिल्म एक और साउथ की क्लासिक थ्रिलर की हत्या के लिए भी थोड़े दिन बाद अपने लिए प्रसिद्धि प्राप्त करेगी। ये मेरी ओपिनियन है, ओपनिंग ओपिनियन भोला के बारे में, सॉरी बॉलीवुड का जॉन विक। तो मैं एक भोला कॉन्टेस्ट भी अनाउंस कर रहा हूँ, आप लोग जाके पिक्चर देखिए और इंटरवल तक आप में से जो भी मेरे पेज पर मेरा नंबर ढूंढ पाएँ वो मुझे बताइए कि भोला की बीवी मरती कैसे है। ये मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ। पूरी फिल्म देखने के बाद अगर आप मुझे बता सकें कि भोला की बीवी मरती कैसे है तो मैं आपको इनाम क्या दूंगा, मतलब दुआएं दूंगा और क्या दूंगा। मतलब मैं कोई करण जौहर थोड़ी हूँ जो कुछ कॉन्टेस्ट डिक्लेयर करूँ किसी रद्दी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे चलाने के लिए। कॉन्टेस्ट क्वेश्चन यही है, पूरी फिल्म देख लो, एक बार देख लो, 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, जितना भी फोकट पैसा और बर्बादी का टाइम हो तुम्हारे पास। मुझे ये बताओ आके कि भोला की बीवी मरती कैसे है। मुझे आज तक पब्लिक ये नहीं बता पाई कि डिम्पल कपाड़िया ब्रह्मास्त्र में क्या कर रही थी। अब ये दूसरा सवाल है, फिर रिपीट करता हूँ तीसरी और आखिरी बार, भोला की बीवी मरती कैसे है। दिस इज़ माय। भोला की स्टोरी क्या है? ये तो इसलिए महान फिल्म मानी जाएगी क्योंकि एक अच्छी खासी टाइट थ्रिलर की स्टोरी को इन्होंने बर्बाद कर दिया अपना मसाला डालने के चक्कर में। जो अगर आपने साउथ की कैदी देखी है तो भी आप इस फिल्म को देख के परेशान होंगे। इसकी फिल्म की स्टोरी में जो उन्होंने तरह तरह के बदलाव किए, अब मैं उनको बोल भी नहीं सकता कि कैसे मैं एक्सप्लेन करूं कि बिना आपको स्पॉइलर दिए। दूसरा जो इन्होंने अपनी तरफ से मसाले ऐड करने की कोशिश की है वो ज़रूरत क्या थी वो समझ में नहीं आया मेरे को। और मतलब अजय देवगन ने दृश्यम की फ्रेम बाय फ्रेम रीमेक बनाई थी, वो सुपर हिट हुई। इस स्टोरी में अपना मसाला ऐड करने की, भैया स्क्रीन प्ले के बारे में क्या कहूँ मैं। मतलब अजय देवगन साहब ने प्ले करते करते स्क्रीन प्ले लिखवाया शायद। अगेन बिना बोले रहा नहीं जाता, जो ओरिजिनल कहानी है वो तो एक रात की कहानी है। यहाँ तो भैया रात भी है, दिन भी है, सवेरा भी है, शाम भी है। परफॉर्मेंसेस के बारे में क्या कहूँ, ये वो पहली फिल्म है जिसमें एक से एक महान एक्टर की सबसे बकवास परफॉर्मेंसेस हैं। तब्बू की एक्टिंग बिल्कुल वो वाली है कि भैया कहाँ फंस गई, EMI पे करने के लिए कैसी कैसी फिल्में करनी पड़ती हैं। बिल्कुल लगभग हर सीन में उनके चेहरे पे कुछ उसी टाइप के एक्सप्रेशन हैं। एक तो मतलब पेंशन फंड वाली उम्र में तो उन्हें रैम्बो वाला रोल दे दिया गया है और वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। ठीक से लिखा भी नहीं गया है उनको, मतलब जीप पे खड़े होकर गोलियां चलानी वैसे सीन दिए गए हैं। उन्होंने बेचारी ने काफ़ी एफर्ट डाली पर एक्सप्रेशन वही है कि भैया ये अजय देवगन की दोस्ती में कहाँ फंस गई, EMI चुकाने के लिए क्या क्या एक्टिंग हो रही है मेरे से। अच्छा, अजय देवगन इतने बढ़िया महान घिसे हुए एक्टर, उनकी परफॉर्मेंस यही है कि भैया कभी लेफ़्ट हैंड से आ गए स्लो मोशन में कैमरे को देखते हुए, कभी राइट हैंड से आ गए स्लो मोशन में कैमरे को देखते हुए, और कभी ऐसे सीधे सीधे आ रहे हैं और फिर दे दबादब घूसेबाजी, गुस्से से बस कैमरे को घूरना है। उनकी ये वाली परफॉर्मेंस है। दीपक डोबरियाल से ओवर एक्टिंग करवा ली यार इस फिल्म ने। दीपक डोबरियाल जैसा एक्टर
तनु वेड्स मनु, इट्स नॉट अ लव स्टोरी, पता नहीं आप में से कितनों ने देखी है वो, दैट्स द बेस्ट दीपक डोबरियाल फिल्म। दबंग 2 में जो 2-3 देखने लायक सीन थे वो दीपक डोबरियाल की वजह से थे। तो उस एक्टर से इन्होंने इस फिल्म में ओवर एक्टिंग करवा ली। एक्शन के बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि अजय देवगन साहब, आपके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड है फिल्मों का, राइट फ्रॉम 90s में फूल और कांटे, दिल वाले, वैसी फिल्मों का, हम दिल दे चुके हैं सनम जैसी फिल्मों का, गोलमाल जैसे जॉनरे का, सिंघम जैसी फिल्मों का, आपके पास एक नेशनल अवार्ड है और अल्लाह के फजल से सिमरन भी आपके पास है यार। और क्या चाहिए तुमको लाइफ से? डायरेक्शन आपको नहीं आता है, आपके आसपास के चमचे अगर आपको ये बात नहीं बता पा रहे हैं या आपने चौथा कनस्तर बना के रख दिया, मुझे नहीं मालूम, आप अपनी मेहनत का पैसा फूक रहे हो, मैं कौन होता हूँ। लेकिन प्लीज़ अपने आप को आईने में ज़रा आप आराम से देख लो। आपको डायरेक्शन नहीं आता है, आप जितने महान एक्टर हो उतने ही बकवास डायरेक्टर हो। ये पहला पॉइंट है आपके डायरेक्शन के बारे में। और गुरु, अगली अगर फिल्म डायरेक्ट करने ही वाले हो देवगन साहब, तो यार जो बना रहे हो उस पे फोकस रखो ना। पब्लिसिटी कर रहे हो चैप्टर 2 की, कि यार मतलब इतना कॉन्फिडेंस तो रमेश सिप्पी को शोले बनाते हुए नहीं था कि मुझे शोले 2 भी बनाने की सोचूंगा। और ऐसे यार ये चैप्टर 2 वैप्टर 2 मत लिखो। थ्रू यू आई एम अपीलिंग टू अदर डायरेक्टर्स ऑफ बॉलीवुड ऑल्सो। कहाँ सलमान भैया भड़क गए तो रेस 3 की पता लगा चैप्टर 2 चैप्टर 3 ऑफ रेस 3 बनाने लग गए वो। तो जो बना रहे हो उस पर फोकस करो ना। मतलब ना कहानी का सर पैर था, ना अच्छी खासी कहानी में अपनी खिचड़ी डाल दी आपने। समझ जाओ इस बात को, आपको डायरेक्शन नहीं आता। डायरेक्शन